नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज NCERT क्लास 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की जो ये एक्सरसाइज है जो है हाफ हम सोल्व करेंगे। तो दो पार्ट के अंदर हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे जैसे पहले हम करते आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, यानी कि सेल को किसने खोजा और किस तरह से उसने उसको डिस्कवर किया। तो ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है इसको खोजा था। रॉबर्ट हुक ने उन्होंने सेल के बारे में पता लगाया था और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पेड़ की एक थिन कॉर्क ली थी, यानी कि थिन छाल ली थी। थिन कॉर्क उन्होंने ली और उस थिन कॉर्क को लेकर उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रखा ताकि वो इजीली उसके अंदर की छोटी छोटी चीज़ें देख सकें। तो उन्होंने जो कॉर्क को देखा जब, तो उन्होंने एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, यानी कि इस तरह का, जैसा कि एक मधुमक्खियों का छत्ता होता है तो इस तरह का उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा। उसके अंदर इस तरह के डिब्बे से बने हुए उन्होंने देखे इस तरह से। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो डिब्बे हैं, अगर हम एक की बात करें एक डिब्बे की, तो उन्होंने एक को सेल बताया। तो इस तरह के टीनी कंपार्टमेंट अलग अलग तरह के कमरे से देखे उन्होंने, इस तरह के डिब्बे देखे। तो उन्होंने जो है जो हमारा एक ये है इसको सेल बताया कि ये जो बॉक्सेस हैं ये सेल्स हैं सारी, एक क्या है सेल और ये सारी सेल्स हैं। तो उन्होंने इस तरह से इसका पता लगाया था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। अब देखिए सेल के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। जो सेल है ये हमारी एक तरह की स्ट्रक्चर की एंटिटी होती है, यानी कि जो सेल है एक हो गई हमारी ये बेसिक यूनिट, यानी कि हर चीज़ जो है सेल की बनी होती है। तो बेसिक यूनिट ये हो गई। अब अगर ये सेल का ग्रुप बन जाए तो ग्रुप ऑफ सेल हमारे क्या बनाते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तो वो बनाते हैं टिश्यू। तो वो टिश्यू बनाते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल होता है। और फर्दर अगर जो ये मिलते हैं टिश्यू तो ये क्या बनाते हैं, ये ऑर्गन्स बनाते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जो हमारा बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के काम करते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारे पेट में खाना पचता है, या हम जो है एक्सक्रेशन यानी कि जो खाते हैं और फिर जो है हम एज ए वेस्ट उसको निकालते हैं। सारा कुछ जो काम है ऑर्गन्स के थ्रू होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर देखिए दो तरह के हमारे पास सेलुलर एंटिटी होती हैं। अगर हम बात करें, एक होती है यूनिसेलुलर, यानी कि जो सिंगल सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं और इन दोनों का अलग अलग काम होता है और ये जो है अपनी एक्टिविटी अलग अलग तरह से करते हैं। इस तरह से जो सेल है अग्रल और जो हमारी फंक्शन भी करती है और एक स्ट्रक्चर भी बनाती है किसी भी चीज़ का, जैसे अलग अलग तरह के ऑर्गन हो गए और अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है सेल के थ्रू ही होती हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट जो है ऑफ लाइफ भी बोला जाता है या फिर स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये किस तरह से किसी सेल के अंदर और बाहर जो है जाते हैं। अब देखिए ये क्यों होता है, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किस तरह से मूव करती है, ये डिफ्यूज़न के कारण मूव करती है। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो सेलुलर वेस्ट होता है वो जो है हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है सेल में, और जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होती है एक्सटर्नल सराउंडिंग में। अब देखिए CO2 जो है, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल सराउंडिंग में है, एक्सटर्नल सराउंडिंग का मतलब क्या है, सेल के बाहर एक्सटर्नल सराउंडिंग में, तो ये जो है काफ़ी लो होती है। तो ये काफ़ी लो होती है। और अगर एक मान लीजिए ये सेल है, इसको हम एक सेल मान लेते हैं, ये सेल है और इस सेल के अंदर इसी की मात्रा जो है कंसंट्रेशन जो है अगर हम बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा होती है। तो इसके डिफरेंस के कारण, यानी कि यहाँ पे कम है और यहाँ पे जो है हाई है सेल के अंदर, तो उससे क्या होगा
यहाँ पे जो सेल के अंदर और बाहर जो है CO2 डिफ्यूज़ होती है। तो कहाँ पे डिफ्यूज़ होगी? जो हमारा हायर से जो है हमारा लोअर की तरफ जाएगा। तो डिफरेंस जो कंसंट्रेशन है इनसाइड और आउट ऑफ द सेल वो CO2 को डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम ए रीजन हायर टू द सेल, यानी कि सेल से लोअर की तरफ। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है? बाहर। इसी चीज़ को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब ये तो हमने डिफ्यूज़न के कारण देखा। अगर हम H2O की बात करें यानी कि वाटर की बात करें, ये डिफ्यूज़ होता है, एक प्रोसेस होती है हमारे पास ओस्मोसिस की प्रोसेस। तो ये क्या है, किसके थ्रू जो है डिफ्यूज़ होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उनके थ्रू ये डिफ्यूज़ होता है। अब ये जो है ये किस तरह से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाता है? तो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या है कि कुछ ही चीज़ों को ये जो है आवागमन जो है अलो करती है, इसलिए सिलेक्टिवली इसको बोला गया है। परमिएबल यानी कि छलनीदार, परमिएबल जो है हल्की हल्की, यानी कि इसके अंदर से क्रॉस कर सकते हैं। तो परमिएबल का मतलब है कि हल्का फुल्का इसके अंदर से क्रॉस किया जा सकता है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो जब तक जो एक्लिब्रियम रीच नहीं होता, मान लीजिए H2O की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इस तरह से जो है वो आवागमन करता है। इसी तरह से अगर अंदर ज़्यादा हो जाएगी बाहर कम हो जाएगी तो वो बाहर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ओस्मोसिस के कारण जो है ये प्रोसेस हम पूरी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो वो उसके कारण से ये जो पूरी प्रोसेस जो है होती है। तो CO2 डिफ्यूज़न के कारण जो हमने देखा, और H2O जो है वो ओस्मोसिस के कारण, और ये जो है हमने देखा कि किस तरह से वो आउटफ्लो करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो क्यों बोलते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसा कि इसने बोला। क्यों होती है? क्योंकि ये कुछ जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब आप इनको बोल सकते हैं कि कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उन्हीं को ये परमिट करती है मूवमेंट के लिए। उन्हीं को परमिट करती है किस चीज़ के लिए? ताकि वो उससे पास कर सकें, उनकी मूवमेंट हो सके। तो सर्टेन मॉलिक्यूल ही इन और आउट हो सकते हैं सेल्स के, तो सभी मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल की सिलेक्ट करती है। ये मान लीजिए इस तरह से सेल है और ये जो मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो इसके अंदर और जो बाहर जो भी चीज़ें जाएंगी वो सिलेक्टेड होंगी। सारी के सारे जो इसके अंदर इन और आउट सभी मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा, कुछ सिलेक्टिव का होगा। तो इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सिंपल जो इसका नाम है वही इसको डिस्क्राइब करता है कि इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है फिल द गैप्स इन द, ये हमें टेबल दी है और उस टेबल के अंदर हमें ये जो गैप्स हैं ये फिल करने हैं। पैराकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में ये दी गई है, तो ये गैप जो है हमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले जो है साइज हमें दिया है। साइज जनरली स्मॉल 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁻6 मीटर दिया है पहला। साइज जनरली लार्ज, ये हमें पहला दिया है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, तो ये बताया गया है कि कितना इनका साइज होता है। दूसरा, जो न्यूक्लियर रीजन होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो न्यूक्लियर रीजन है वो क्या होता है इसके अंदर? अब अगर इसके अंदर हम बात करें, वो पुअरली डिफाइन होता है। पुअरली डिफाइन यानी कि जो न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसके अंदर क्या नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आप लिखना है आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसलिए इसको जो है इसलिए ये नोन एज किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोइड के नाम से। लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वेल डिफाइन होता है और सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, लेकिन ये जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोइड के नाम से इसको कहा जाता है, तो ये नाम इसको दिया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर इसी के अंदर देखिए क्रोमोसोम सिंगल है इसके अंदर, और इसी तरह से यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम होता है और यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, तो ये दोनों दिए ही गए हैं।
यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, तो एब्सेंट लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से फिल करेंगे, यहाँ एब्सेंट हैं देखिए, और यही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। आसान है अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है। अब ये 4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट उसमें करेंगे। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ओवन जेनेटिक मटेरियल, जिनके पास अपने जेनेटिक मटेरियल हों, इस तरह के 2 ऑर्गेनल्स के बारे में बताएं। तो 2 ऑर्गेनल्स हमारे पास होते हैं जिनके अपने जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। पहला अगर इसके अंदर हम बात करें तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके पास अपने जो हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा होता है प्लास्टिड्स। तो ये दोनों जो हैं इसके आंसर रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। ये कहता है कि अगर कोई सेल है और उसकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो ख़त्म कर दें हम, फिजिकल या फिर किसी केमिकल चीज़ से, तो क्या होगा। अब देखिए, अगर किसी भी सेल को आप डैमेज करते हैं, अगर किसी चीज़ को डैमेज करने की बात कर रहे हैं इसके अंदर, सीधी सी बात है, तो उसके बाद क्या होगा, उसको अगर हम दोबारा से रिवाइवल करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा से उसको ठीक करना चाहते हैं, उसका रिवाइवल जो है पॉसिबल नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि आप उसको डैमेज कर रहे हैं तो उसका रिवाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होता। जो इसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो अगर हम अपनी बॉडी के अंदर ही बात करें, तो जो अगर आप इसको ख़त्म कर देते हैं, जो इसके अंदर के लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स हो गए, तो वो जो है फट जाते हैं। और जो एंजाइम्स हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो इन चीज़ों को, जैसे आपने इसको डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो ये जो एंजाइम होते हैं ये इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि पचा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए जो लाइजोसोम्स हैं, जैसे कि हमने बात किया, ये ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, इसीलिए इनको जो है एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है, सुसाइड बैग्स का। अगर आप सुसाइड बैग्स कहीं पे नाम आता है तो आप लाइजोसोम को उससे समझ सकते हैं। तो ये फट जाते हैं और एंजाइम इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये होता है अगर कोई सेल हमारी बॉडी में डैमेज हो जाती है, तो इससे जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है, यानी कि जो एज ए वेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह से डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर कोई सेल डैमेज होगी तो क्या होगा हमारी बॉडी में। तो वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। अब वही बात आ गई कि लाइजोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। अब देखिए, जब भी सेल के अंदर डैमेज होता है, जैसा कि हमने बात की, तो सेल क्या हो गई हमारी, डैमेज हो गई। जब सेल डैमेज होगी तो डैमेज होने से क्या होगा, उसका रिवाइवल पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि जो लाइजोसोम्स हैं उसके अंदर, लाइजोसोम्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो ब्रस्ट करेंगे, एकदम से वो फटने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो एंजाइम हैं वो इनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी ही सेल को। तो इसलिए जो लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग बोला जाता है। तो वही है कि सेम जो है वही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। कहाँ पर प्रोटीन जो है बनते हैं सेल के अंदर, वो चीज़ हमें बताने हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं सेल के अंदर, तो ये हमारे राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। तो राइबोसोम्स में, तो ये भी ध्यान रखना है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं सेल में वो राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। जो राइबोसोम्स हैं इसीलिए इनको एक तरह की प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री हमने स्मॉल फॉर्म में लिखा है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी कि RER से ये अटैच होते हैं, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो वहीं पर जो है ये राइबोसोम्स हैं और ये प्रोटीन को बनाते हैं। ये जो हमने नाम लिखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे ये अटैच होते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन भी हमें पता है कहाँ पर बनते हैं। अगर बॉडी की सारी आपके उसकी सेल्स के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा है तो ईजिली आप इनको
जान सकते हैं। तो ये था हमारा जो चैप्टर 5 है उसकी एक्सरसाइज, और नेक्स्ट टाइम जो है हम ये सारे जो क्वेश्चन लेंगे इसके, जो बाकी के ये क्वेश्चन बचे हैं। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।